हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपको ग्रुप डी साइंस में। बड़ा अच्छा रिस्पांस बच्चों का आ रहा है और क्वेश्चन का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है टीसीएस का। और मुझे लग रहा है कि हूबहू इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है Fe, यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। Fe CuSO4 और FeSO4 बन गया प्लस Cu। तो बच्चे यहाँ देखिए, आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। क्या याद रखना है? तो ये याद रखना है कौन सा? तो एक धातु की क्रियाशीलता श्रेणी होती है। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, देखिए क्या है ये? क्रियाशीलता श्रेणी होती है। क्या है ये? देख लीजिए इसमें सबसे ऊपर होगा पोटेशियम, के, ना, का, मग, अल, जन, फे, फे मतलब फेरस, पब। उसके बाद हो गया एच, कु, हज, अज और औ होगा। ये सब आपको क्या हो गया? विभिन्न धातु हैं क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर। और सबसे क्रियाशील धातु कौन है? तो ये पोटेशियम। कौन है? पोटेशियम। उसके बाद कौन? सोडियम, कैल्शियम। तो देखिए बेटा, यहां पर आपको फेरस ज्यादा क्रियाशील हो गया। किससे? कॉपर से। इसीलिए फेरस ने क्या किया? तो ये देखिए, ये फेरस ने क्या किया? तो कॉपर को हटा दिया इससे और खुद ब खुद यहां आकर के जुड़ गया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है कि जब क्रियाशील धातु, एकदम ध्यान में रखिएगा, क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद ब खुद अभिक्रिया में जुड़ जाता है। विस्थापित कर स्वतः अभिक्रिया में जुड़ जाता है। अभिक्रिया में जुड़ जाता है। तो यह अभिक्रिया में जुड़ जाता है। तो इसे जुड़ जाता है, तो इसे याद रखिए बेटा, तो इसे क्या कहते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकदम ध्यान में रखिएगा। तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। याद रखना, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहां देखिए, विस्थापन विघटन किसको बोलेंगे? तो उष्मा या ताप, या आपको उष्मा या ताप या प्रकाश के कारण दो भागों में टूटना। प्रकाश के कारण धातु या यौगिक का दो या दो से अधिक भागों में टूटना। दहन मतलब क्या होता है? तो दहन, यदि कोई वस्तु जलकर उष्मा उत्पन्न करेगा, जलकर उष्मा उत्पन्न करना, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? दहन अभिक्रिया, दहन कहलाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बच्चे। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल हो, तो न्यूटन लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो आपको पता है बेटा क्या होता है? कार्य बराबर क्या होगा? कार्य W बराबर होता है F डॉट S, बल डॉट विस्थापन होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, बल डॉट विस्थापन होगा। और आपको क्या करना है? तो बच्चे 1000 जूल हो गया। 1000 जूल बराबर 200 गुना n का वैल्यू देखिए कितना है। तो s का वैल्यू निकालना है, विस्थापन निकालना है। तो s बराबर क्या होगा? 1000/200। अब देखिए काट दीजिए, कितना हो गया? 5 मीटर। तो ये 5 मीटर गमन करेगा। यहां पर दो बातें और जाननी चाहिए आपको कि मैंने कहा लिफ्ट, तो लिफ्ट देखिए, लिफ्ट की गति बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट की गति बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा लिफ्ट की गति के बारे में। ठीक है, लिफ्ट की गति के बारे में बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। क्या है लिफ्ट की गति? जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। जब भी लिफ्ट के गति के विषय में चर्चा करेगा तो याद रखिए बच्चे, क्या होगा यहां पर दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या? सबसे पहले त्वरित गति से ध्यान दीजिए बच्चे, त्वरित गति से। ठीक है, ऊपर जाए, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो आपको याद रखना है भारी अनुभव होगा।
ऊपर जाएगा तो भारी अनुभव होगा। ये कंसेप्ट क्या है कि आपको लिफ्ट किस गति से गमन कर रहा है, त्वरित गति से। किस गति से गमन कर रहा है, त्वरित गति से, तो ऊपर जाएगा तो भारी अनुभव, भारी अनुभव, ध्यान देना है। अब क्या है, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो कैसा अनुभव, तो हल्का अनुभव होगा। तो क्या होगा, हल्का अनुभव, हल्का अनुभव होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, हल्का अनुभव होगा। चलिए अब देखिए, अब क्या बात कर रहे हैं, लिफ्ट जो है एक समान गति से या एक समान वेग से गमन करे, एक समान वेग से। बेटा यदि एक समान वेग से लिफ्ट गमन करेगा, एक समान वेग से, क्या होगा, ऊपर या नीचे जाने पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ऊपर या नीचे गमन पर, एकदम याद रखना, चाहे ऊपर गमन करे या नीचे गमन पर कोई भार में परिवर्तन नहीं होगा। भार में, ठीक है, हाँ, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, परिवर्तन नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है बेटा। अब क्या करते हैं कि अब जो है लिफ्ट जो है, ठीक है, आपको किससे, तो बच्चे लिफ्ट जो है जी त्वरण से, जी त्वरण से क्या होगा, ऊपर गमन, ऊपर गमन, तो क्या होगा, दोगुना भारी, ऊपर गमन करेगा तो 2 गुना भारी होगा, एकदम याद रखिएगा, 2 गुना भारी। और नीचे गमन, नीचे गमन तो भारहीनता, नीचे गमन तो क्या होगा, भारहीनता का अनुभव होगा, भारहीनता, एकदम ध्यान में रखिएगा, भारहीनता का अनुभव होगा। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या क्या मैंने बताया, जरा उस पर बात कर लीजिए। सबसे पहले त्वरित गति से लिफ्ट अगर ऊपर गमन करेगा या नीचे गमन करेगा, तो दोनों केस में क्या होगा, ऊपर गमन करेगा तो भारी अनुभव होगा, नीचे गमन करेगा तो हल्का अनुभव होगा। अगर एक समान वेग से गमन करेगा, एक समान वेग से गमन करेगा तो ऊपर या नीचे गमन करेगा तो कैसा होगा, तो बच्चे ऊपर या नीचे गमन करेगा तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन भार में नहीं होता है। और जी त्वरण से, ध्यान दीजिएगा, जी त्वरण से अगर ऊपर गमन करेगा तो 2 गुना भारी हो जाएगा और नीचे गमन करेगा तो भारीहीनता का अनुभव होगा। तो ये बातें याद रखनी चाहिए आपको, बार बार इस पर प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो बच्चे आपको मैं बार बार बताता रहता हूं कि देखिए 56 से 71 कुल मिला के कुल 14 तत्व, कुल 14 तत्व, 14 तत्व आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं, तो आवर्त सारणी के नीचे रखे गए, एकदम ध्यान में रखेगा, आवर्त सारणी के नीचे रखे गए हैं, नीचे रखे गए हैं, ठीक है। और इसे हमने क्या कहा दिया, 4f ब्लॉक एलिमेंट कह दिया, 4f ब्लॉक एलिमेंट कह दिया। लेकिन बच्चे यहां देखिए, ये जो 4f ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से शुरू होगा, तो बेटा ये शुरू होगा आपको किससे, तो ये शुरू होगा सीरियम से, और सीरियम की परमाणु संख्या 57 होता है, ठीक है, 57 होता है। तो 56 परमाणु संख्या वाला तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। बेटा एकदम ध्यान में रखना है आपको कि एस ब्लॉक एलिमेंट जब भी चर्चा करेगा तो क्या होगा, तो एस ब्लॉक एलिमेंट पर जब भी हम चर्चा करेंगे तो ये क्या होगा, तो प्रथम आपको वर्ग का तत्व या द्वितीय वर्ग का तत्व होगा, याद रखना है, फर्स्ट ए वर्ग या द्वितीय वर्ग, एकदम याद रखिए किसका, तो फर्स्ट ए वर्ग और द्वितीय वर्ग के तत्व को हम क्या कहेंगे, तो बच्चे फर्स्ट ए वर्ग के तत्व और द्वितीय वर्ग के तत्व को हम क्या कहते हैं, तो क्षार धातु कहते हैं और क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए वर्ग किस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है, ये जो है आपको एस ब्लॉक एलिमेंट का तत्व होगा। फिर देखिए पी ब्लॉक पर चर्चा करते हैं। तो पी ब्लॉक में एकदम याद रखना है आपको, बार बार 3 से लेकर के 12वें वर्ग तक के तत्व को हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। बोलते 3 से, ये गड़बड़ है, 13 से लेकर के 18 वर्ग का तत्व, 18 वर्ग का तत्व क्या है, तो आपको पी ब्लॉक एलिमेंट है बच्चे। डी ब्लॉक एलिमेंट, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जब भी चर्चा करेंगे तो क्या होगा, 3 से लेकर के 12वें वर्ग का तत्व, 12वें वर्ग का तत्व, एकदम ध्यान में रखिएगा, 3 से 12वें वर्ग के तत्व को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट को संक्रमण धातु कहा जाता है, संक्रमण धातु कहा जाता है। और याद रखिए बच्चे, पी ब्लॉक एलिमेंट में धातु भी होगा, ठीक है, और क्या होगा, अधातु भी होगा, और आपका सारा उपधातु होगा, उपधातु भी होगा। ये पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। एस ब्लॉक मैंने बताया दिया। अब देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट में 2 भाग बांट दीजिए, 4f
ये लेंथेनाइड्स हो गया, और 5f ये बेटा एक्टिनाइड्स हो गया। तो 56 से 71 परमाणु संख्या वाले तत्व को हमने लेंथेनाइड्स कह दिया। क्या कह दिया? लेंथेनाइड्स कह दिया। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, बराबर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा। कोई वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर, 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, तो औसत चाल निकालिए। आसान क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। ऐसे भी इस पर निकाल सकते हैं। ये देखिए पर सेकंड है, गलत बात है, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ये देखिए, तो ये 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो इसको डील कर लेते हैं। भी एवरेज औसत चाल, औसत चाल क्या होता है? तो कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा क्या होगा? कुल समय हो गया। तो जोड़ दीजिए बेटा, ठीक है। 15 प्लस 16 बटा क्या? 4 प्लस 2, निकाल लीजिए इसको। 15 16 31, 31 बटा कितना? 5 6 हो गया बेटा, 6 हो गया, काट दीजिए। 6 पंचे 30, 5.17 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा, आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। और एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, बार बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि चाल क्या होता है? तो चाल दूरी में परिवर्तन की दर होती है, दूरी बटा समय होगा, दूरी बटा समय होगा, ठीक है। चाल कौन सी राशि? तो चाल जो है बेटा एकदम याद रखिए अदिश राशि होगा, अदिश राशि। चाल का मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। चाल का बीमा क्या होगा? LT-1 होगा, LT-1 होगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है क्वेश्चन। यहां देखिए, कौन सा तत्व 17 समूह से संबंधित नहीं है? अच्छी बात है बच्चे, आपको पता होनी चाहिए कि 17वें समूह में कौन से तत्व होंगे। तो बच्चे ये हेलोजन होंगे। और हेलोजन का मतलब क्या होता है? हेलोजन का मतलब होता है लवण उत्पादक। क्या होगा? लवण उत्पादक। हेलोजन में कौन कौन से तत्व आएंगे? तो हेलोजन में याद रखना बेटा, हेलोजन में आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन आएगा। ये देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस है, ठीक है। ब्रोमीन आपको क्या है? तो ब्रोमीन द्रव है, और आयोडीन ये क्या है? तो ये ठोस है, और एस्टाटीन ये रेडियो सक्रिय तत्व। कौन सा? रेडियो सक्रिय है बच्चे, रेडियो एक्टिव है। एकदम ध्यान में रखिएगा, रेडियो सक्रिय है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर आर्गन है, तो आर्गन जो है 18वें वर्ग का तत्व है, 18वें वर्ग का तत्व है। और इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, ध्यान में रखना बेटा, इसको कहेंगे शून्य वर्ग। कौन सा वर्ग? शून्य वर्ग कहते हैं, शून्य वर्ग कहते हैं। और या इसको क्या कहते हैं? तो अक्रिय गैस कहते हैं। कौन सा गैस कहेंगे? अक्रिय गैस कहते हैं, याद रखना है। अब देखिए क्लोरीन 17 हो गया परमाणु संख्या, आर्गन इसका 18 हो गया परमाणु संख्या, फ्लोरीन ये क्या होगा? 9 हो गया, और ब्रोमीन 35 हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, एकमात्र द्रव धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। एकमात्र द्रव धातु कौन है? तो ब्रोमीन है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। बच्चे एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? तो बच्चे एंजियोस्पर्म देखिए, आपको पता है एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है, स्पर्म्स का मतलब होता है, ध्यान में रखिएगा, स्पर्म्स का मतलब होगा आपको बीज फल के अंदर, एकदम ध्यान में रखिएगा, फल के अंदर होता है। बीज फल के अंदर होता है, एकदम ध्यान में रखना है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बीज अगर फल के अंदर होगा तो ऐसे पौधे को, ऐसे पादप को क्या कहते हैं? तो एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो बच्चे जब भी एंजियोस्पर्म होगा तो बीज है, तो इसमें फूल भी होगा, और प्रजनन किसमें होगा? तो पुष्प में होगा। किसमें होगा? पुष्प में होगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, पुष्प में होगा। अब देखिए, ठीक है, पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुंमंग और जयांग। याद रखिएगा, पुष्प के 4 प्रमुख भाग होते हैं, एकदम याद रखना बच्चे। पुष्प के कितने भाग? तो पुष्प के 4 प्रमुख भाग, 4 प्रमुख भाग होगा, एकदम याद रखना है आपको। 4 प्रमुख भाग कौन कौन होगा? भाग बच्चे, तो 4 प्रमुख भाग होगा, एकदम याद रखिए बेटा, ठीक है। आपको क्या होगा? वाह दलपुंज, उसके बाद क्या होगा? तो बेटा दलपुंज होगा, उसके बाद क्या होगा? पुमंग होगा, दलपुंज होगा, उसके बाद पुमंग होगा, उसके बाद क्या होगा? तो जयांग होगा, याद रखना बच्चे। ये पुमंग जो है ये क्या है? मेल पार्ट है, मेल सेक्स ऑर्गन है, एकदम याद रखिए, सेक्स ऑर्गन है। और ठीक है, जयांग क्या है? तो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एकदम याद रखिए, सेक्स ऑर्गन होता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये क्या हो गया? मेल, ये फीमेल हो गया, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पौधे का भाग होता है। जड़ जो है ये क्या करता है? तो जड़ जो है पौधे को स्थिर करता है,
पौधों को स्थिर करेगा, पौधों को स्थिर करने का काम करता है, एकदम याद रखिएगा। तना जो है इसमें फ्लोएम और जाइलम होता है और ये ठीक है जल को मूवमेंट करने के लिए उत्तरदायी होता है। यहीं पर फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है। तना जो है वो क्या करेगा, मजबूती प्रदान करेगा और यह प्लूमिल से बढ़ता है। चलिए देखिए नेक्स्ट, करा सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण को एक्वारजिया कहलाता है। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि एक्वारजिया जब भी आया एक्वारजिया तो इसको बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं, अम्ल राज कहते हैं। और ये अम्लराज जो होता है बेटा एकदम ध्यान में रखिएगा, जब भी HCl बोलेगा और HNO3 बोलेगा तो ये क्या होगा, तो ये होता 3 और ये 1 अनुपात। यानी अगर कभी कभी ऐसे भी कर देगा आपको, ये कर देगा HNO3 को पहले और HCl को बाद में करेगा, तब क्या होगा, तो 1:3 हो जाएगा। तो देखिए पहले सांद्र सल्फ्यूरिक सांद्र नाइट्रिक अम्ल है और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक है, तो 1:3 हो गया, इसको एक्वारजिया कहते हैं। याद रखिए कि ये सांद्र अवस्था में होता है। किस अवस्था में, सांद्र अवस्था में, एकदम ध्यान में रखिएगा, सांद्र अवस्था में होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये देखिए बोलेगा कि इसमें बताइए कौन सांद्र कौन ये तनु होगा, तो बच्चे HNO3 जो है ये 1 ही भाग है और HCl जो है 3 भाग है, तो ये सांद्र हो गया। क्या हो गया, सांद्र हो गया। जिसकी मात्रा अधिक होगी वो सांद्र हो गया, जिसकी मात्रा कम होगी क्या होगा आपको, वो तनु होता है। ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखना है आपको। एक्वारजिया काम क्या करता है, तो एक्वारेजिया ध्यान रखिएगा, एक्वारेजिया ये क्या करता है, तो दुर्लभ धातुओं को घोल देता है, दुर्लभ धातुओं को घोल देता है, एकदम याद रखिएगा, धातुओं को ठीक है घोल देता है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, घोल देता है, बार बार पूछेगा आपसे। और क्या होगा बच्चे, एक्वारजिया दुर्लभ धातुओं को घोल देगा। ठीक है, दुर्लभ धातु में कौन कौन होगा, जैसे प्लेटिनम, जैसे सोना, जैसे चांदी। ठीक है बच्चे, एक्वारजिया नहीं घोल सकता है, नहीं घोलता है, किसको नहीं घोलता है, तो बच्चे 2 धातु को नहीं घोलता है, नहीं घोलता है, किसको किसको, केवल 2 को, लोहा और टंगस्टन को, लोहा और टंगस्टन को। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जल का वाष्पीकरण क्या प्रयास पर होता है। बच्चे आपको पता होगा कि वाष्पीकरण और आपको हिमांक सभी स्केल पर मैं बता देता हूं। ये देखिए डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है बच्चे, तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये क्या है बेटा, तो केल्विन है। ये तीनों आपको याद रखनी चाहिए, बार बार आपसे पूछेगा। जब भी वाष्पीकरण की बात करेगा तो ये क्या होगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होगा, तो बच्चे फ़ारेनहाइट की बात करते हैं 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 373 केल्विन होगा। हिमांक की बात कीजिए तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया और 273 केल्विन हो गया। वाष्पीकरण मतलब क्या हुआ, वाष्पीकरण को क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं बच्चे, क्वथनांक बिंदु बोलते। जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत हो, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत हो, याद रखिएगा, जिस तापमान पर जल वाष्पीकृत हो, जिस तापमान पर क्या होगा, तापमान पर जल वाष्पीकृत हो, जल वाष्पीकृत हो, वाष्पीकृत हो, एकदम ध्यान में रखिएगा, वाष्पीकृत हो क्या कहेंगे, क्वथनांक बिंदु कहेंगे। और हिमांक देखिए, ठीक है, हिमांक क्या होगा, इसको हिमांक बिंदु कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं, एकदम याद रखिए, हिमांक बिंदु कहते हैं। तो बेटा ये क्या होता है, तो ये याद रखना है आपको कि हिमांक बिंदु किसको कहते हैं, तो जिस तापमान पर जल बर्फ में बदलता है, जिस तापमान पर जल बर्फ में बदलता है, जल बर्फ में बदलता है, याद रखना है, बर्फ में बदलता है, उस तापमान को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हिमांक बिंदु। कौन सा बिंदु, हिमांक बिंदु कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। तो जिस तापमान पर जल क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु। हिमांक बिंदु बर्फ में परिवर्तित होगा, हिमांक बिंदु बर्फ में परिवर्तित होगा, याद रखना बच्चा। तो आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, क्या होगा, ए नंबर। जल का वाष्पीकरण क्वथनांक बिंदु पर होता है, याद रखिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, निम्न में से कौन एक ब्रायोफाइटा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्रायोफाइटा नहीं है तो हम देख लेते ब्रायोफाइटा है कौन, हम देख लेते ब्रायोफाइटा कौन कौन है होता है। ब्रायोफाइटा वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। यहाँ कारा जो है आपको ब्रायोफाइटा नहीं है बच्चे। रीसिया, मर्केंसिया, फुनेरिया ये सभी ब्रायोफाइटा है, याद रखना बच्चे, ब्रायोफाइटा है। और याद रखिए यह सबसे बड़ा वर्ग है, यह सबसे बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग कौन है,
तो आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा वर्ग होता है, ब्रायोफाइटा सबसे बड़ा वर्ग होता है। इसमें ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज बोलते हैं बच्चे, ब्रायोफाइटा जब भी आएगा क्वेश्चन तो ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, तो एम्फीबियन वर्ग बोलते हैं, एम्फीबियन वर्ग बोलते हैं, यानी स्थल और थल दोनों जगह रखा रहेगा, एम्फीबियन वर्ग बोलते हैं। और ये क्या होगा, तो जल में भी रहेगा और स्थल पर भी रहेगा, जल और स्थल दोनों स्थानों पर रहते हैं, जल और स्थल दोनों स्थानों पर यह रहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चे। इसमें क्या होता है, तो विकसित संवहन उत्तक नहीं पाया जाता है, विकसित संवहन उत्तक नहीं पाया जाता, ध्यान में रखिएगा, विस्तृत संवहन उत्तक नहीं पाया जाता। किसमें, ब्रायोफाइटा में विस्तृत संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। याद रखिए बच्चे, विस्तृत संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं, संवहन उत्तक का अभाव होता है, उत्तक का अभाव होता है, एकदम याद रखिएगा, अभाव होता है किसमें, तो आपको, ठीक है, आपको ब्रायोफाइटा में। तो याद रखना है इसको बार बार, कारा आपको ब्रायोफाइटा नहीं है। इरिसिया, मर्केंसिया, फुनेरिया लिख लीजिएगा बेटा, इरिसिया, मर्केंसिया, फुनेरिया ये नहीं है आपको ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव के कारण होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बच्चे। फाइलेरिया वर्म्स के कारण आपको क्या होगा, हाथी पांव रोग होता है, और इसे क्या कहते हैं बेटा, तो इसे एलिफेंटिएटिस कहते हैं। क्या कहेंगे, एलिफेंटिएटिस। फाइलेरिया वर्म के कारण क्या होगा, तो आपको हाथी पांव होगा, हाथी पांव। इसको कौन सा रोग बोलते हैं, तो बच्चे इसको बोलते हैं एलिफेंटिएटिस, एलिफेंटिएटिस बोलते हैं, टीएटिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है। और टेपवर्म्स की वजह से टीनिया सोलियम होता है, टीनिया सोलियम होता है, ध्यान में रखिएगा बेटा। और राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, सब के कारण कुछ ना कुछ होता है, तो याद रखना है टेप वर्म्स, ध्यान दीजिएगा, टेप वर्म्स। और याद रखिए बच्चे कि इस कृमि का संचरण क्यूलेक्स मक्खी के दंश के कारण होता है। किसके कारण, तो यह क्यूलेक्स मक्खी के कारण फैलता है, यह क्यूलेक्स मक्खी के कारण फैलता है, ध्यान में रखिए, क्यूलेक्स मक्खी के कारण फैलता है, मक्खी के कारण फैलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछेगा क्यूलेक्स मक्खी के कारण कौन फैलता है, तो बच्चे ये फैलेगा आपको हाथी पांव यानी फाइलेरिया फैलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है। बच्चे सबसे अधिक विविधता कब होती है, तो विविधता लैंगिक जनन लाता है। लैंगिक जनन में जीनों का परिवर्तन होता है, लैंगिक जनन में क्या होगा, जनन में जीनों का परिवर्तन होता है, जीनों का, ठीक है, जीनों का परिवर्तन होता है, जिसके कारण जीनों का परिवर्तन होता है, ठीक है बच्चे, परिवर्तन होता है, जिससे, ठीक है, जिससे आपको, ठीक है, अत्यधिक विविधताएं आती हैं, अत्यधिक विविधताएं आती हैं, एकदम ध्यान में रखिएगा, विविधताएं आती हैं, एकदम याद रखिए इसको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लैंगिक जनन, मुकुलन, आपको हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है, हाइड्रा बार बार क्वेश्चन पूछेगा, मुकुलन मतलब बडिंग हो गया बच्चे। पुनर्जनन क्या होगा, तो प्लेनेरिया, बार बार क्वेश्चन पूछेगा, लिख लीजिएगा इसको बच्चे, प्लेनेरिया में पुनर्जनन होता है। अलैंगिक जनन आपको पता है किसमें, ठीक है, आपको अमीबा में, प्लाज्मोडियम में, अमीबा या, ठीक है, स्पायरोगायरा या आपको स्पायरोगायरा और, ठीक है, प्लाज्मोडियम, सब में क्या होगा, तो अलैंगिक जनन होगा। तो बच्चे इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए, प्लाज्मोडियम में क्या होगा, तो आपको ये होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इससे प्रश्न पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं, MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के अणु कितने होंगे, तो बच्चे आसान क्वेश्चन है, कैसे आसान है, अब देखिए MgCO3 निकालिए इसको, Mg का 24 हो गया बेटा, 24 हो गया, और कार्बन का 12 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन का 48 हो गया, 16 48, 48 12 60 और 84 हो गया, 84 हो गया। तो 84 ग्राम में एक मैग्नीशियम के अणु, एक मैग्नीशियम का अणु है, एक मैग्नीशियम अणु है, देख लीजिए ना कहाँ है, ये देखिए MgCO3, तो बेटा कैठो मैग्नीशियम है, तो एक ठो मैग्नीशियम, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 21 ग्राम, इसीलिए 21 ग्राम 1/84 गुना क्या कर दीजिए, 21 कर दीजिए, 21 चौके 84, 4 25 100, 0.25 हो गया। कितने अणु होंगे, 0.25 अणु होंगे, कितने अणु होंगे, 0.25 अणु होंगे। तो विद इन ए सेकेंड मैंने बना दिया, और MgCO3 को मैग्नीशियम कार्बोनेट कहते हैं। चलिए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, कोई बात नहीं, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो भार क्या होता है,
तो भार होता है, आपको याद रखना है, W बराबर m इंटू जी। तो द्रव्यमान देखिए 10 गुना 9.8 बराबर 98 न्यूटन होगा। और भार, ठीक है, भार बल है, भार क्या है, बल है, ठीक है, मात्रक न्यूटन है, मात्रक न्यूटन है। और ये याद रखिएगा, या भार में मात्रक केजी वेट भी होता है, केजी वेट भी होता है। और भार को मापने के लिए, भार को मापने के लिए याद रखना बेटा, भार को मापने के लिए क्या करते हैं, भार को मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं, कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। एकदम ध्यान में रखें, तुला का प्रयोग करते हैं, याद रखना बेटा, प्रयोग करते हैं। किस तुला का, कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं, याद रखना, बार बार ये क्वेश्चन आएगा। तो क्या होगा, 98 न्यूटन, 98 न्यूटन हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, कोई बात नहीं, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.00 सेकंड लगता है, इसका वेग इतना है। तो बोल बंदूक द्वारा, बच्चे बल, बंदूक द्वारा बल, बंदूक द्वारा बल क्या होगा, बंदूक द्वारा बल F बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बटा समय। द्रव्यमान देखिए कितना, 12 ग्राम, तो 12 गुना 10⁻³ कर दीजिए, 12 गुना 10⁻³ कर दीजिए, गुना वेग का मान देखिए 300 और समय का मान कितना, तो 0.006 हो जाएगा। तो बच्चे ये पॉइंट उड़ाइए, यहाँ से पॉइंट उड़ाइए, उड़ा दीजिए, तो ऊपर क्या चला जाएगा, तो 6 नीचे ही रहा, ऊपर में चला गया 10⁻3, ठीक है, ये 3 ये काट दीजिए, ठीक है, 6 दूनी 12, 300 दूनी 600 न्यूटन बल। कितना बल लगेगा, तो 600 न्यूटन बल लगते हैं। तो देखिए कहां पर है, ए नंबर आपका आंसर हो गया। अब यहां पर एक चीज और जानिए कि संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल। संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। परिवर्तन की दर बराबर क्या होता है, बल होता है। तो संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। यानी F बराबर क्या होगा, dp/dt। ये याद रखना है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं, लार ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। तो बच्चे लार ग्रंथि से एमाइलेज निकलता है, एमाइलेज निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलेगा, एमाइलेज निकलता। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो बच्चे एमाइलेज होगा। और ये क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन करेगा, स्टार्च। और इसी को टाइलिन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइलिन। याद रखना बच्चे, ये किसका पाचन करेगा, तो स्टार्च का पाचन करता है, एकदम याद रखिएगा, स्टार्च का पाचन करता है। लैपेज ये वसा का पाचन करेगा। और ये कहां से निकलेगा, तो ठीक है, आपको अग्न्याशय से, अग्न्याशय से। और ये क्या करता है, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, वसा का पाचन करता है। चलिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन का पाचन करता है, एकदम याद रखिएगा, पाचन करता है। पेप्सिन आपको पता है कि पेट में स्रावित होता, आमाशय में स्रावित होगा। और याद रखना बेटा, स्रावित होता है। और ये क्या करता है, यह जो है प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, पेप्टाइड में बदलता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, पारा का अयस्क कौन होता है, तो पारा का अयस्क क्या हुआ बच्चे, पारा का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इसका हो जाएगा, कितना, तो 80। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर कितना होगा, मास नंबर इसका हो जाएगा कितना, तो 200। ठीक है, पारा द्रव धातु है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो बच्चे पारा क्या हुआ, द्रव धातु है, इसे कहते हैं आपको लिटिल सिल्वर कहा जाता है, एकदम याद रखिएगा, सिल्वर कहा जाएगा। और पारा का अयस्क क्या होगा, सिनेबार, इसका फॉर्मूला HgS होता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, लोहे का अयस्क है, एकदम याद रखिएगा, लोहे का अयस्क है। और बॉक्साइट, ये देखिए Al2O3 × 2S2O होता है बॉक्साइट। और याद रखिए एल्युमिनियम का अयस्क है। मैग्नेटाइट आपको पता है Fe3O4 होता है, लोहा का अयस्क है, Fe3O4 लोहा का अयस्क है। तो ये याद रखिए, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो Fe2O3 होता है।
तो देख लीजिए पारे का S क्या होगा, C बार। मैंने बताया पारा का परमाणु संख्या 80, द्रव्यमान संख्या 200, यह द्रव धातु है, इसे लिटिल सिल्वर कहते हैं और ये 12वें वर्ग का तत्व है। किस वर्ग का? 12वें वर्ग का तत्व होता है। एकदम याद रखिए इन सब चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो बच्चे सूर्य द्वारा, ये देखिए अवरक्त किरण, ये माध्यम में गर्मी उत्पन्न करता है, माध्यम में गर्मी उत्पन्न करता है। एकदम याद रखिएगा, गर्मी उत्पन्न करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए क्या होगा बेटा, यहां देखिए आपको माध्यम में गर्मी उत्पन्न करेगा। ये अवरक्त किरण जो है खोज किया हर्सेल ने, हर्सेल ने, ध्यान में रखिए बेटा। अब देखिए पराबैंगनी विकिरण, ये क्या है? यूवी रेज है। कौन सा रेज है? यूवी रेज है। और ये क्या करता है? तो पराबैंगनी किरण जो है ओजोन परत अवशोषित करता है, ओजोन परत इसे अवशोषित कर लेता है, इसे अवशोषित करता है, अवशोषित कर लेता है, ध्यान में रखिएगा, कर लेता है। अब देखिए अल्फा किरण, ये हीलियम आयन है। कौन सा आयन है? हीलियम, He2++ आयन है, 2++ आयन होता है, आयन होता है, एकदम याद रखिए बेटा, आयन होता है। और ये धनात्मक किरण है। गामा किरण, इसकी खोज पॉल विलार्ड ने किया था, पॉल विलार्ड। और गामा किरण जो है याद रखिएगा, यह क्या है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एकदम याद रखना है, कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखिए सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण, सबसे हानिकारक विकिरण कौन हो गया? पराबैंगनी विकिरण हो गया। और इसे ओजोन परत क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। इसे ओजोन परत क्या करेगा? अवशोषित कर लेता है। तो ध्यान में रखना है इसको। आगे देखते हैं क्या है आपका, तांबे और जस्ते के साथ कांसा बनाने के लिए किस तत्व को जोड़ा जाता है? ठीक है, देखिए कांसा बनाना है, तांबा, ठीक है, तांबा कॉपर है, कॉपर और जस्ता, तांबा जस्ता और के साथ कांस्य बनाने के लिए तो टीना ही जोड़ेंगे ना, CuZn प्लस क्या होगा? Cu प्लस Zn प्लस Sn, कांसा हो जाएगा बेटा। लेकिन कांसा होता क्या है? तो कॉपर और टीना का मिश्र धातु क्या होगा? कांसा होगा। कॉपर बोलते हैं, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु क्या होता है? तो पीतल होता है। चलिए बच्चा, कॉपर और जिंक और निकेल का मिश्र धातु क्या होगा? तो ये हो जाता है क्या? जर्मन सिल्वर होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, जर्मन सिल्वर होता है। अब देखिए कॉपर और ठीक है, कॉपर आपका जिंक, Zn और Sn का मिश्र धातु क्या होता है? तो इसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? गन मेटल। कौन सा मेटल? गन मेटल कहा जाता है, गन मेटल कहा जाता है। ठीक है, Pb और Sb और Sn, ठीक है, लेड, एंटीमनी और टीना का मिश्र धातु क्या होगा? तो टाइप मेटल होता है, तो ये सब बातें आप लोग को याद रखनी चाहिए। बार बार इस तरह का प्रश्न पूछेगा। लेड हो गया, सोना हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, आपको याद रखिए लेड का एस गैलेना होता है, लेड का एस क्या होगा? तो लेड का एस गैलेना होता है और ये PbS हो गया। क्या हो गया? PbS। यह एकमात्र धातु है जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये गैलेना है बच्चे, क्या है? लेड या गैलेना। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को किस ईंधन के नाम से जाना जाता है? इसे जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। और इस जीवाश्म ईंधन में क्या होगा? तो बच्चे कच्चा तेल होगा। और इस कच्चा तेल से, क्रूड ऑयल से क्या क्या प्राप्त होता है? कच्चा तेल से प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? सबसे पहले प्राप्त होगा पेट्रोल, उसके बाद क्या प्राप्त होगा? केरोसिन, उसके बाद क्या प्राप्त होगा? तो डीजल। तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको, केरोसिन और डीजल प्राप्त होगा। बच्चे चारकोल कैसे प्राप्त होता है? तो चारकोल प्राप्त होता है, याद रखना है, ठीक है, लकड़ी के भंजक आसवन से। लकड़ी का भंजक आसवन से हमको क्या प्राप्त होगा? तो लकड़ी के भंजक आसवन से हमें चारकोल प्राप्त होता है, एकदम याद रखना है। और कास्ट क्या होता है? तो यह सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, एकदम याद रखिए, सेलुलोज का बना होता है। कौन? तो आपको कास्ट जो है सेलुलोज का बना होता है। जैव द्रव आपको पता ही है, तो जैव द्रव जो है वह कोशिकाओं में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, सूरत से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? तो ये आपको जीके है, ठीक है, जीके है बच्चे, तो इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो बच्चे सुगंध संकेतक के रूप में वनीला का प्रयोग किया जाएगा। और यह अम्ल और क्षारक का पता लगाता है बच्चे, क्षारक का सुगंध द्वारा पता लगाता है, सुगंध द्वारा पता लगाता है। अगर सुगंध होगा, सुगंध द्वारा पता लगाता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, पता लगाता है।
अगर सुगंध होगा तो क्या होगा, सुगंध अगर इसमें होगा तो आपको पता है अम्ल होगा, सुगंध होगा तो अम्ल होगा, और सुगंध नहीं होगा तो क्या होगा, क्षारक होगा। ध्यान में रखिएगा। फिटकिरी ये क्या है बच्चे, फिटकिरी है, आपको पता होगा पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू क्या हुआ 24S2, इसको बोला जाता है फिटकिरी बच्चे। ठीक है। इमली, इमली में क्या होता है, इमली में आपको पता है टार्टेरिक एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड होता है। और सबसे अधिक विटामिन सी किसमें पाया जाता है, तो बच्चे सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 418 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होती है। देखिए तापीय ऊर्जा H बराबर क्या होता है, तो I² होता है बेटा। तो I का मान कितना है 0.3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। R का मान देखिए कितना है 418 ओम है, गुना समय का मान कितना है, तो 60, 1 मिनट है तो 60 सेकंड कर लीजिए। 0.3 तो 0.9 हो गया, गुना कितना 418, ठीक है, गुना कितना 60। तो बेटा इसको हटाते हैं, यहाँ 10 ले लेते हैं, ये काट दीजिए, 6 नंबर 54 हो गया। 54 गुना 418 418, 54 गुना 418 हो गया, कोई बात नहीं है। 54 गुना क्या हुआ 418। तो बेटा देख लीजिए 54 गुना अगर 418 करेंगे तो क्या होगा, तो 54 गुना 418 करेंगे तो क्या होगा, 54 गुना 418, ध्यान दीजिए ये हो गया 22,572, 22,572। आप पूछ सकते हैं कि सर इतना है कहाँ, सर इतना है कहाँ, तो होगा ना बेटा, कैसे होगा, तो ये जूल में है, ये क्या है जूल में है, जूल में है बच्चा। तो 22,572, 22,572 ये उसमें निकला, 22,572 निकला। अब आपको क्या पता है, अब आपको पता है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो इसको 4.2 से डिवाइड कर दीजिए, 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देख लीजिए बेटा 4.2 से डिवाइड कर दिए, 4.2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, क्या कर दिए 22,572 को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है 4.2, तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, ठीक है 4.2 तो क्या हो जाएगा, तो 0.3, ओ यहाँ देखिए 0.09 आएगा बच्चे, 0.09, ठीक है, पॉइंट 10 और आ जाएगा। तो ये देखिए घट करके क्या हो जाएगा, ये 10⁻⁻1 करना पड़ेगा, घट करके इतना आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4.2 से, ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे 4.2 से, तो एग्जैक्ट 540 आ जाएगा, 540 कैलोरी हो जाएगा आपका आंसर। कितना कैलोरी, 540 कैलोरी हो जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है, बार बार इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा कि कैलोरी। बच्चे मैंने क्या किया यूज, 1 कैलोरी बराबर क्या किया 4.186 जूल होता है, लेकिन हमने किया 4.2 जूल, कोई बात नहीं है। और आपको पता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा के कारण उत्पन्न I² के बराबर होता है, I² के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके आधार पर मैंने निकाल लिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दोगुना कर दिया जाए तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तरंग की, यदि किसी तरंग की आवृत्ति को दुगुना कर दिया जाए तो इसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा। आसान क्वेश्चन है बेटा। ये देखिए आपको पता है तरंग की आवृत्ति, तो v बराबर क्या होता है, n लैम्डा होता है, v बराबर n लैम्डा। अगर v नियत हो तो n लैम्डा बराबर क्या होगा, नियत हो गया। तो क्या करेंगे बेटा, हमेशा इस तरह का प्रश्न पूछता है। यहाँ देखिए n1 लैम्डा 1 बराबर क्या हुआ, n2 लैम्डा 2। अब क्या करना है, तो आपको लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 निकाल लीजिए, या लैम्डा 2 बटे लैम्डा 1। ये देखिए लैम्डा 2 बटे, तो क्या होगा n1 बटा क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। तो बच्चे ये क्या कह रहा है, तो n1 का मान n1 ही रहने दीजिए, और n2 का मान दोगुना कर लिया जाता है, 2n1 काट दीजिए, क्या हो जाएगा आपको, ठीक है 1/2, यानी लैम्डा 2 यानी नया तरंग दैर्घ्य बराबर क्या होगा, पुराना तरंग दैर्घ्य का आधा हो जाएगा। ठीक है, पुराने तक मूल की आधी हो जाएगी। देखिए एकदम आसान है सवाल बनाना बेटा। क्या होता है कि किसी भी तरंग का वेग v बराबर क्या होगा, n इंटू लैम्डा, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य होता है, उसके आधार पर मैंने कैलकुलेट कर लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लगातार इसी तरह से जुड़िए, और हम काफी द्रुत गति से आपको सेट बनवा रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। अब ग्रुप डी का समय दे दिया है बेटा, आपको नित्य प्रतिदिन कम से कम 2 या 3 सेट बनाना चाहिए, और जहां भी दिक्कत होता है वहां पर, ठीक है, आपको मेरे से, ठीक है, पूछनी चाहिए बच्चे। आप, ठीक है, मेल के जरिए या आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके जरिए आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।